Welcome, Fox. So now we are starting off with chapter 7th, and in last chapter we had understood about Chalcolithic age कि कैसे वो start हुआ, Chalcolithic culture कैसे start हुआ, and basically Chalcolithic culture means कि किस तरह से जो age है, metal age है वो start हुई, and we understood about the copper age because in the starting basic जो metal use हो रहा था Chalcolithic में वो था copper के ऊपर सारा predominance था. So now we are starting off with Harappan times and Harappan culture. So let's start it off, and I will also let you know about the relation between Chalcolithic and Harappan culture कि ये कैसे coincide करते हैं. So let's get started off directly with chapter 7th. So let's get started. सो गाइस, नाम क्या है? हरप्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. सो दैट मीन्स जो हम लोग मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो बेसिकली ट्रांजिशन फेज को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन हरप्पन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो जाती है. सो दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्टेड ऑफ डायरेक्टली बाय अंडरस्टैंडिंग द टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने तब समझा कि एक और चीज है जो मैं आपको बतानी पिछली वीडियो में भूल गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं. सो जो ये हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये हरप्पन कल्चर है, ये चैल्कोलिथिक एज से पहले से चल रहा है, चैल्कोलिथिक कल्चर से पहले से चल रहा है. वो कैसे? अब देखिए, अगर हम चैल्कोलिथिक कल्चर की बात करें तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, लेट मी जूम इन, जिसका टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जिस टाइम फ्रेम में वो रहा, तो वो था 3000 बीसी से लेके 900 बीसी तक. मगर जो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हरप्पन सिविलाइजेशन 3500 बीसी से स्टार्ट हुआ था और 1500 बीसी तक रहा है. सो दैट मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन ओल्डर है चैल्कोलिथिक एज से, ये चैल्कोलिथिक कल्चर से. पर होता क्या है, जब कोई भी सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, अब जैसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज थी, बहुत अच्छा सेटअप था, सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो पीक स्टेज की हम या मैच्योर स्टेट की हम बात करते हैं, हम वो उससे पहले का फेस नहीं देखते. और मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि जब कोई पीक पे पहुंचता है उससे पहले वो अप्स एंड डाउन्स में से निकलता है. तो वही है कि प्री हरप्पन टाइम था, फिर हरप्पन टाइम आया, तो फिर उसके बाद वो मैच्योर स्टेट के बाद डेफिनेटली फिर उसका डिक्लाइन हो जाता है, तो वो डिक्लाइन स्टेट हुआ, तो वो उसे पोस्ट हरप्पन टाइम भी बोल देंगे. तो ये जो चैल्कोलिथिक एज है, इसने विटनेस क्या किया है? हरप्पन टाइम और उसके बाद का टाइम पोस्ट हरप्पन टाइम. मगर जो प्री हरप्पन टाइम था वो चैल्कोलिथिक एज ने नहीं फेस किया है. वो हम लोग फेस करने की बात करें तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो उससे पहले की है, क्योंकि मैंने अभी आपको उसका टाइम फ्रेम इसलिए पर्टिकुलरली बताया बिकॉज इन द लास्ट वीडियो आई मिस्ड डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. So that's what you have to remember. So now let's discuss about हरप्पन civilization, जिसे ब्रॉन्ज एज बोल रहे हैं. ब्रॉन्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज की जो ब्रॉन्ज की यूसेज थी वो बढ़ गई थी, और वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि वो काफी कम रहा है ब्रॉन्ज एज की, अगर हम बात करें इंडिया के केस में, क्योंकि यहाँ पे टिन की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है. सो कॉल्ड हरप्पन. इसे हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्टली से डिस्कवर किया गया था वो किया गया था 1921 में एट हरप्पन साइट, जो कि कहां पे है? वेस्ट पंजाब में, पाकिस्तान में, इसलिए इसे हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं. सो दिस इज द सेंट्रल जोन ऑफ मैच्योर हरप्पन कल्चर ले इन सिंध एंड पंजाब. वही कि पहले प्री हरप्पन टाइम आया, फिर मैच्योर आया, फिर उसके बाद डिक्लाइन या पोस्ट हरप्पन टाइम आया. तो हम जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके हम एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो है मैच्योर स्टेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. इसलिए आई एम कोटिंग अगेन एंड अगेन कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है पर्टिकुलरली वो चैल्कोलिथिक एज से पहले से स्टार्ट हो गया था. मगर फिर क्या है, जब कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है वो धीरे धीरे चीजें समझ के आगे बढ़ती चली जाती है. और अब हम क्या बात कर रहे हैं? सिविलाइजेशन की. तो अगर सिविलाइजेशन होगी तो सिविलाइजेशन हमने फर्स्ट वीडियो में क्या समझा था, उसी को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं जहां पे राइटिंग स्किल्स आ जाए. तो यहाँ पे दैट मीन्स हमारे पास राइटिंग स्किल्स आ गए थे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हरप्पन सिविलाइजेशन में राइटिंग स्किल्स स्टार्ट हो गए थे, इसीलिए उसे सिविलाइजेशन हम बोल रहे हैं. और पर वो जो राइटिंग स्क्रिप्ट्स थी, जो रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, वो डिसिफर नहीं हुई हैं आज भी, क्योंकि वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में है, जो कि आज तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. और फिर वही है कि इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में भी मिलता है, बट उन्हें आज तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं. इसलिए अगर आपसे कोई पूछे ओल्डेस्ट डिसिफर्ड इंस्क्रिप्शन, तो वो अशोका की मानी जाती है. सो सेंट्रल जोन ऑफ मैच्योर हरप्पन कल्चर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा एरिया आता है? वो बेसिकली पंजाब का, सिंध और पंजाब का एरिया आता है. और मैच्योर फेज की जो साइट्स थी वो कौन सी थी? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, मैच्योर स्टेट में बेसिकली वो वाला एरिया काफी ज्यादा था, पंजाब वाला जो अब पाकिस्तान में है. सो दीज वर बेसिकली पंजाब एंड मोहनजोदारो. अब देखो, मोहनजोदारो के ऊपर तो हम लोगों ने मूवी भी देखी थी. तो मोहनजोदारो के 130 किलोमीटर दूर एक और साइट पड़ती है, दैट इज चानू दारू. तो वो भी एक मैच्योर साइट है, मैच्योर हरप्पन साइट आती है. देन गुजरात की अगर हम बात करें तो वो आ गया लोथल, फिर राजस्थान,
और फिर हरियाणा में है हिसार, बनवाल और डोलावरी इन कुछ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, राखी गढ़ी इन हरियाणा शोज ऑल 3 फेसेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब आप एक चीज समझिए आराम से तसल्ली से बैठ के कि हमने बोला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें मेच्योर स्टेट्स जो मैक्सिमम जो हमें मिलती है वो मिलती है पंजाब और सिंध एरिया में। अब अपने आप मैप में अपनी आंखें बंद करके समझो कि मैप में पंजाब है, ठीक है, पंजाब और सिंध का एरिया देखो। अब मैप में ही उस वाले एरिया की आपको अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो पंजाब के साथ क्या पड़ता है, हिसार, तो इसलिए हिसार की साइड आ गई। गुजरात राजस्थान उसके आसपास पड़ गया, सो दैट मीन गुजरात और राजस्थान की साइड्स आ गई। तो मेच्योर स्टेट में जो हम साइड्स की बात कर रहे हैं इस तरह से आप उन्हें याद कर सकते हो। सो दीज आर द सम ऑफ द साइट्स जहां पे हमें जो मेच्योर स्टेट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो मिलती है। एंड जो ढोलावीरा और राखीगढ़ी ये 2 साइट्स है, एक कच्छ में और एक हरियाणा में, यहाँ पे तीनों फेसेस मिलते हैं। तीनों फेसेस कौन से हो गए, प्री हड़प्पन, मेच्योर स्टेट और पोस्ट हड़प्पन। तो ये तीनों फेसेस हमें मिलते हैं अगर हम ये 2 साइट्स की बात करें। तो अगर आप मैपिंग से थोड़ा सा याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो हड़प्पन तो एरिया आपको याद रहेगा, और हड़प्पन का है पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में। तो अगर पंजाब प्रोविंस की बात हो रही है तो पंजाब के साथ साथ मैप में देखो क्या आ रहा है, पंजाब और हरियाणा के बीच में आप कैसे याद रखो, पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ के ऊपर ऑलरेडी वो सारी चीजें चलती है इंडिया के केस में, तो इसलिए पंजाब के साथ हरियाणा जुड़ गया तो हरियाणा की साइड हो गई। और उसके बाद आपको इधर नीचे राजस्थान और गुजरात तो उसके साथ है ही। तो इस तरह आप उसे याद कर सकते हो और वो प्रॉब्लमेटिक भी नहीं रहेगा। तो ये है मेच्योर स्टेट्स की बात, मेच्योर फेस में जो साइट्स थी उनकी बात। अब बात होती है टाउन प्लानिंग की, जिसकी हमेशा हड़प्पन सिविलाइजेशन की एग्जांपल्स दी जाती हैं कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग में एक मास्टरपीस रहा है, कि उस समय टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी थी। तो अब हम उसकी एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले सिटाडेल, कि जो जितने भी टाउन्स होते मतलब ये टाउन है हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे सिटाडेल मतलब कुछ घर होते थे जो वो जैसे आप इमेजिन करो अगर आप मसूरी गए हो तो मतलब कोई सेंस उतना नहीं बैठ रहा, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल। मसूरी और देहरादून को अगर मैं सोचती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज को इस तरह से देख सकती हूँ, जो मसूरी में रह रहे हैं हिल्स पे, मतलब ये बिल्कुल अलग चीज दी है क्योंकि मैंने मसूरी तो एक हिल स्टेशन की एग्जांपल दे दी, पर आप वैसे उसे नॉर्मली समझ लीजिए कि कुछ हाइट पे जो लोग रह रहे हैं वो हो गए जो हायर रूलिंग पावर जिनके पास है, और जो नीचे रह रहे हैं वो लोग हो गए जिनके पे रूल किया जा रहा है। सो वो सेग्रीगेशन हमें मिलता है, इवन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी वो सेग्रीगेशन मिला था। और सिटाडेल जो है दैट मीन्स वो हाइट वाला एरिया, वहां पे वो लोग रहते थे जो रूलिंग क्लास में थे, और जो नीचे रहते थे वो थे जो लोअर टाउन के जो लोग थे जिनके ऊपर रूलिंग किया जा रहा था। उनके जो घर वगैरह होते थे वो ब्रिक्स वगैरह के बने होते थे और वो कॉमन पीपल थे। अब जैसे आज भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे ये पीएम हाउस वगैरह ये सब कुछ होता है दिल्ली में, तो वो थोड़ा सेग्रीगेटेड एरिया रहता है। तो अभी तो वो सेग्रीगेटेड है, मगर अदरवाइज अगर हम पहले टाइम की बात करें तो हमने वो देखे फोर्ट्स वगैरह भी देखे। अगर हम लोग वहां राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा हाइट पे होते थे, क्योंकि अगर आप किसी को एडमिनिस्टर करना चाहते हो तो अगर आप हाइट वाली पोजीशन पे हो तो वो लोअर एंड वाले लोगों को और अच्छे से एडमिनिस्टर या मॉनिटर किया जा सकता है। तो इस तरह से वो सेग्रीगेशन भी रह लेता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं दैट मीन्स वो रूलिंग क्लास है, और जो इस पर्टिकुलर एरिया में दैट मींस वो रूलिंग क्लास से नहीं है, वो कॉमन पीपल है। तो वो सेग्रीगेशन हमें हड़प्पन टाइम्स में भी मिलता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड देन इज कि जो रोड्स बने हुए थे उस समय में, तो हड़प्पन टाउन प्लानिंग में जो रोड्स थे वो एक दूसरे को सीधा राइट एंगल पे कट करते थे। राइट एंगल्स मींस दिस एंड दिस, ये है राइट एंगल जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो वो राइट एंगल पे उन्हें एक दूसरे को कट करते थे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस अगर हम मोहनजोदारो की बात करें वो कौन सा था, ग्रेट पाथ। अब देखो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि उस समय टेम्पल्स वगैरह हमें नहीं मिले हैं, और जो लोग थे अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो एक ग्रेट पाथ का एक हमें एरिया मिलता है जहाँ पे कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप पॉन्ड है, और उसमें बहुत ब्यूटीफुली उसमें स्टेयर्स बनी हुई हैं, और मतलब स्टेयर्स की फॉर्म में वो बना हुआ है और वो इतना ब्यूटीफुल है। और उसके पास वहां पे रूम मतलब चेंजिंग रूम्स भी थे, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहां पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, तो वहां पे भी चेंजिंग रूम्स भी थे। तो इस तरह की वो मास्टरी में थे कि वो हर चीज, ऐसा बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मतलब जो ये पर्टिकुलर ब्रॉन्ज एज में जो इंडिया में सिविलाइजेशन हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जितना उन्होंने क्लीनिनेस और हाइजीन का ध्यान रखा है शायद ही वर्ल्ड में किसी और सिविलाइजेशन ने रखा हो, किसी और ने नहीं रखा। इतना हाई पीक पे हाइजीन और क्लीनिनेस का ध्यान रखा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
लार्जेस्ट बिल्डिंग अगर हम बोले, अभी हमने ग्रेट पाथ की एक देखा कि वो आर्किटेक्चरल मार्वल है, एंड देन अगर हम लार्जेस्ट बिल्डिंग बोले कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिलती है, वो मिलती है ग्रेनरी की। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे हम लोग स्टॉक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की हम बात करें, जो FCI के गोडाउन्स हैं उसमें हमारे जो ये गवर्नमेंट फूड प्रिक्योर करती है वो वहां स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे वो ग्रेनरी में स्टोर करके रखते थे। तो दैट मीन्स कि अबंडेंस में प्रोडक्शन होता था तभी आप उसे स्टोर करके रख सकते हो। तो वहां पे प्लानिंग पार्ट भी जरूर था, तभी वो स्टोर करके रखा जा पा रहा था। और सेकेंड थिंग, अबंडेंस में चीज थी तभी वो स्टोर हो पा रही थी। सो ये दो बहुत क्रिटिकल चीजें हमें वहां से पता चलती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मेच्योर स्टेज में था उस समय, तभी वो स्टोर करके भी रख पा रहे थे, तभी उनको एडमिनिस्टर करना भी आसान था। सो दैट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग काम कर रहे थे वो भी बहुत इफेक्टिवली काम कर पा रहे थे, तो प्रॉपर सिस्टम सेटअप था। देन कम ड्रेनेज सिस्टम, कि जो मोहनजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। क्यों इंप्रेसिव है? आपको पता है, स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जो हमारे पीएम थे, मतलब पीएमओ था, पीएमओ ऑफिस के थ्रू या पीएम के थ्रू, जैसे भी आप बोल लो, हमारी गवर्नमेंट ने एक तरह से हर किसी के घर में हाउस, विद इन एवरी हाउस हमने एम किया था कि हम वॉशरूम्स बिल्डअप करेंगे। मतलब आजादी के इतने साल बाद आज की सिविलाइजेशन में भी हमें वॉशरूम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोचना पड़ रहा है, एंड वी आर ऑन द मिशन कि हम लोग ये कर पाए। उस समय में हर घर में ईच एंड एवरी हाउस हैड बाथरूम, ड्रेन्स वर देयर, और समटाइम वो उसको कवर भी करा होता था। मतलब जो वो बाहर नाली थी जिसमें ड्रेनेज जाता था वो भी कवर्ड था विद ब्रिक्स। सो दिस इज द मार्वलस थिंग दैट वी कैन इवन डिस्कस राइट नाउ, बिकॉज आज भी हम लोग बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, ड्रेनेज प्रॉपर काम नहीं करता है। मतलब इवन हमारी सिटी साइड्स में भी जब हम बारिश होती है तब पर एकदम से पता चलता है सबको कि अच्छा ड्रेनेज सही से क्लीन्ड नहीं था, ये एंड वो, मगर उस समय में हर चीज बिल्कुल प्रॉपरली मैनेज की जा रही थी। So no other Bronze Age civilization gave so much attention to health and cleanliness as Harappan did. आप देखो उनका लेवल ऑफ टाउन प्लानिंग कितना जबरदस्त है। रोड्स इतने ब्यूटीफुली उन्होंने एंगल्स पे बनाई है, दैट मीन्स ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग वाज वेरी फाइन विद देम। दे हैड ग्रीनरी विद देम, सो दैट कि वो ग्रीनरी से क्या हो रहा है कि वो अबंडेंस था, उनका मैनेजमेंट अच्छा था, तभी वो सब चीजें स्टोर होकर रखी जा रही थी। वॉशरूम्स बहुत प्रॉपर मेंटेन थे। और जब हाइजीन का, बेसिक हाइजीन सिर्फ नहाने से नहीं होता, बेसिक हाइजीन ये सारी जो हमारी अदर एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम यूज करना एंड ऑल, ड्रेनेज को प्रॉपर रखना, इन सब से हाइजीन को हम मेजर कर सकते हैं। तो हर चीज बिल्कुल प्रॉपर चल रही थी। सो दैट शोज हाउ brilliant town planning was in the Harappan time. So this is about the town planning. Now let's move toward agriculture, because हमने इतना तो अभी तक समझ ही चुके हैं, अब मुझे लगता नहीं हमें बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत है कि right now the economy was mostly around agriculture। और हमने देखा कि सबसे बड़ी बिल्डिंग जो मिली है हड़प्पन टाइम में वो मिली है द ग्रेनरी वन, राइट, जहां पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। So that means agriculture was very good at that point of time. So let's understand agriculture. सो इंडस रीजन वॉज फर्टाइल इन एंशियंट टाइम, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रिवर्स है और रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह भी आती है, तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ दीज एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड फर्टिलिटी ऑफ द एरिया। सो रीजन सीम्स टू बी एनुअल इनंडेशन इन इंडस रिवर, तो वही पॉइंट आ गया। दस पीपल सोड सीड्स इन फ्लड प्लेन इन नवंबर में वो फ्लड प्लेन्स क्या होता है, बेसिकली जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है तो वो नॉर्मली अपने कोर्स से फ्लो करती रहती है, पर जैसे बारिश होती है या जब थोड़ा उसका फ्लो बढ़ जाता है तो वो, अब सपोज उसमें वॉल्यूम ज्यादा है अगर रिवर में, तो वो कहाँ जाएगी, आसपास के एरिया में और ज्यादा, मतलब और ज्यादा एरिया को अपने अंडर अपनी कवरेज में ले लेगी, राइट। तो जब वो नॉर्मल कोर्स से चल रही है, उसके बाद जब वो उसका कोर्स बढ़ रहा है तो वो जो आसपास का एरिया वो इंक्लूड करती है, उसे हम लोग बोल देते हैं फ्लड प्लेन्स। कि जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ेगा उस रिवर में तो जो उस रिवर की एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी फ्लडिंग की पावर बढ़ जाएगी, तो वो जो आसपास का एरिया है उसे फ्लड कर देगी, उसे हम फ्लड प्लेन बोल देते हैं। सो लोग क्या करते थे, वो फ्लड प्लेन्स में, क्योंकि फ्लड प्लेन्स में सिर्फ तभी पानी आएगा जब वो ज्यादा पानी होगा रिवर में, तो वो फ्लड प्लेन्स में उन्होंने सीड सो किए, फिर जब उस नवंबर में कर देते थे अराउंड, फिर उसके बाद वहां पे वाटर आता था, फिर उसके बाद वो रिसीड हो जाता था, उसके बाद जाके वहां से वो हार्वेस्ट कर लेते थे अप्रैल में। सो दिस वाज हाउ दे मूव फॉरवर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। सो हड़प्पन्स प्रोबेबली यूज्ड वुडन प्लॉशर, मतलब वो वुडन यूज करते थे एक्सेस वगैरह, तो वो वुडन प्लो वगैरह के लिए यूज करते थे। गुड क्वालिटी ऑफ बार्ले हैज बीन डिस्कवर्ड इन बनवाली। So Indus people were earliest people to produce cotton. Greek called cotton swindon, which is derived from Sindh.
वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ना कि चैल्कोलिथिक एज में कैसे कि जो हमारे ये कॉटन है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि इंडस पीपल जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एट दैट पॉइंट एंड दैट शोज एफुलेंसी इन इटसेल्फ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितनी एफुलेंसी। हेलो गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, बट दिस इज अ क्विक पॉज ओवर वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप प्लान। I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills हैं, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you, आपके पास सारे skill set है, जितनी आप grind में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now, तो उसे कैसे monetize कर सकते। So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video। थी अब आती है डोमेस्टिकेशन की बात। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कैसे डोमेस्टिकेशन में काउज वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो यहाँ पे भी जो डोमेस्टिकेशन है उसमें देखो सब चीज थी, ऑक्सन्स, बफेलोज, गोट, शीप, पिग्स, ये सब कुछ है, मगर एक चीज याद रखना कि यहाँ पे हॉर्सेस नहीं है। यहाँ पे हड़प्पन कल्चर में हॉर्स सेंटर्ड नहीं था। जब आर्यंस का एडवेंट होता है उसके बाद डेफिनेटली वो हॉर्स सेंट्रिक सब चीज होती चली जाती है, बट अदरवाइज हॉर्स सेंट्रिक इंडियन कल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था। सो दिस इज अ डोमेस्टिक पार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उस समय ब्रॉन्ज एज है, तो ब्रॉन्ज प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। तो वेल इक्विप्ड विद मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज, वुवन कॉटन हैज बीन रिकवर्ड, क्योंकि हमने देख लिया ना कि वो क्लॉथ्स बनाना सीख गए थे, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और देखो जो चैल्कोलिथिक एज में हुआ था, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया कि चैल्कोलिथिक एज और ये ब्रॉन्ज एज का ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो फेज है ये कोइंसाइड करता है। सो वो चीज यहाँ पे भी है कि दे नो हाउ टू मेक क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन। सो हड़प्पन ऑल्सो प्रैक्टिस बोट मेकिंग भी काम हो रहा था, बिकॉज वी हैड अंडरस्टूड कि जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो मोस्टली सीज के या रिवर्स के थ्रू था। क्यों रिवर्स के थ्रू था? बिकॉज रोड्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं थे, तो इट वाज बेटर। हम लोग एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं बार बार, क्या कर रहे हैं कि इंडिया में टिन की प्रोडक्शन नहीं थी ज्यादा, इसलिए अफगानिस्तान से हम इम्पोर्ट करते थे। तो अफगानिस्तान से वो कैसे आता था? रोड से तो किस तरह से आता होगा, राइट? तो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, तो ऐसे और डिफरेंट एरिया से भी इंपोर्ट होती थी चीजें, इसलिए सी रूट्स यूज हो रहे थे। और हमने पहले भी देखा था कि वो जो विंड साइकिल है हमारा, मानसून की विंड्स का और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, उसके बेसिस पे लोग इंडिया में आ रहे थे और जा रहे थे through sea routes. So Harappans were also equipped with knowing how to make boats. So Harappans were also expert in bead making, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पन्स के बारे में तो हमें पता चलता है जो हड़प्पन्स थे उन्हें बहुत ज्यादा सजने संवरने का भी शौक था। तो वो बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। तो वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, डेफिनेटली उन्हें बीड मेकिंग का आइडिया था कि कैसे बीड्स को मेक किया जाता है। सो दिस वाज अ टेक्नोलॉजिकल पॉइंट दैट शोज कि हड़प्पन्स मैच्योर स्टेज में बिल्कुल थे, उन्हें बहुत कुछ पता था कि किस तरह से हम अपनी एडवांसमेंट में आगे निकल सकते हैं। सो नाउ कम ट्रेड। सो अगर हम ट्रेड की बात करें, कैरिड कॉन्सिडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल्स एक्सेट्रा, और मोस्ट प्रोबेबली बार्टर सिस्टम चलता होगा, बट हमें वहां पे सील्स भी मिली हैं, राइट? वो हम आगे डिस्कस करते हैं। दे हैड सेट अप ट्रेडिंग कॉलोनी इन नदरन अफगानिस्तान विच एविडेंटली फैसिलिटेटेड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। ये अफगानिस्तान में दे हैड सेटअप, क्योंकि जब ट्रेड हो रहा होगा तो वो प्रॉपर ट्रेड के वे में ही हो रहा होगा, तो वो प्रॉपर सेटलमेंट हुआ होगा। उस समय ऐसा तो था नहीं कि मेल शूट हो जाएगा कि अच्छा ठीक है यहाँ से आप अपना कंसाइनमेंट ले लीजिएगा। तो इसलिए वो प्रॉपर ट्रेडिंग कॉलोनी सेटअप थी अफगानिस्तान में, ताकि सेंट्रल एशिया में जो डिफरेंट हमें जगह पे अपना ट्रेड करना है वो प्रॉपरली मेंटेन रह सके। दिस वॉज द लेवल दैट trade had achieved during the time of Harappan civilization. Harappan seals have been discovered in Mesopotamia, मतलब वहां तक हमारा ट्रेड होता था। So that was shown by the seals that were recovered from Mesopotamia. So now understand political organization, because इतना सब कुछ हो रहा है, ट्रेड मेकअप हो रहा है, हर चीज सिटाडल है, राइट? लोगों को ऑर्गेनाइज करके रखा जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कोई तो सेंट्रल लोग थे या सेंट्रल पीपल थे जो उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सो दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नो क्लियर आइडिया, बट कल्चरल होमोजेनिटी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू अचीव विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी। वो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हर कोई अपनी अपनी
बात अपने अपने तरीके से करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा सो दैट मीन्स कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी थी, और फिर हमें वहां कोई टेम्पल्स या कोई ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। सिर्फ इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कोई प्रीस्ट या कोई ऐसे लोग हड़प्पन जो एरिया था उसके ऊपर, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रूल करता था। बट हाँ, ऐसा जरूर मतलब पता चलता है सब एविडेंसेस से कि दे वर मोर इनटू कल्ट सिस्टम। तो उनके कुछ ना कुछ और जो कोई और सिंबल्स थे वो उन्हें सिंबल्स को जरूर अपने आप से एंडोर्समेंट देते थे, वो चीजें जरूर थी। सो इंडिकेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फायर कल्ट एट लोथल, की लोथल में जो था वो फायर कल्ट था। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कल्ट्स थे। अभी हम लोग वो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में देखते हैं जो हमें डिफरेंट सील्स वगैरह भी मिली है, इसमें नहीं है, वो मेल डीटी में होगा। आई विल लेट यू नो। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस और क्या थी। हमें बहुत सारी टेराकोटा की फिगरेंस मिलती है वुमेन्स की। अब देखो, अगर हम टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा होता क्या है, जो हम क्ले को हम बर्न आउट करके बनाते हैं उसे हम टेराकोटा बोलते हैं, कि हमें टेराकोटा की कुछ फिगर्स मिली है वुमेन्स की। तो ऐसा बोला जाता है कि कल्ट सिस्टम था, तो कल्ट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कल्ट्स के अपने सिंबल्स होते थे, राइट। तो वो सिंबल्स को ही एंडोर्समेंट देते थे या उन्हें पूछते थे। अब जैसे एक फिगर ऐसा भी मिलता है जिसमें कि इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, की उसमें प्लांट ऐसा शो हो रहा है कि एम्ब्रियो में से प्लांट निकल रहा है वुमेन की। तो बेसिकली वो क्या दिखा रहा है, फर्टिलिटी को, राइट। वो क्योंकि एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी तो वो एग्रीकल्चर में फर्टिलिटी इंपॉर्टेंस रखती है, तो उस तरह का वो कल्ट होगा। सो बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी वो मोस्टली रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम और कल्चरल कल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चल रही थी। Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic, but before that do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So now let's understand about male deity. जैसे हमने अभी देखा कि कोई प्रीस्ट वगैरह तो डेफिनेटली हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूल नहीं कर रहा था, तो अगर प्रीस्ट वगैरह नहीं था तो हमें और किस किस की फिगर्स मिलती है अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एक ही वहां पे एक जो मेल डीटी है वो हमें सील्स के ऊपर, जो डिफरेंट सील्स हैं उनमें उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखती है, उनकी इमेज दिखती है। और वहां पे क्या दिखाया जा रहा है कि वो जो मेल डीटी है, मतलब जो वो आदमी है जिन्हें एज अ गॉड हम लोग परसीव कर रहे हैं, उनके 3 हॉर्न सेट हेड है, मतलब 3 सींग है उनके सर के ऊपर, और वो योगी की कंडीशन में बैठे हैं और उनके आसपास एलिफेंट, टाइगर, ये सब कुछ है। अब देखो यहाँ पे आसपास भी उनके क्या है, एनिमल्स। सो दैट मीन्स एनिमल्स के ऊपर वो कल्ट्स वगैरह बने होंगे। सो नंबरस सिंबल्स ऑफ, अब ये सब चीजें क्या है, मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो हैं मेल और फीमेल के, उन सब की रिप्रेजेंटेशन भी दिखती है। तो वो भी शायद वर्शिप के लिए ही थे। हम लोग अपनी माइंड से बहुत सारी चीजों को सोचते हैं कि इन चीजों से क्या होता है या ये वो कैसे कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, हर कल्चर में कुछ चीजें बहुत कैजुअल होती हैं। अब जैसे सपोज करो आप ऐसे लोगों की सराउंडिंग में हो जो हर रोज स्मोक करते हैं, हर टाइम स्मोक करते हैं, तो आपके लिए वो चीज बहुत कैजुअल है। जो नहीं करता वो आपके लिए बहुत अनकैजुअल हो जाएगा। तो सेम एज इट इज, अगर आप नॉन स्मोकर हो तो आपके लिए जो स्मोकिंग करते हैं वो बहुत अनकैजुअल है, और जो नहीं करते वो कैजुअल है। तो क्या कैजुअल है क्या कैजुअल नहीं है वो सिर्फ हमारी सराउंडिंग पे डिपेंडेंट करता है। अब यही चीज हमें समझनी है कि बहुत सारी चीजें हो सकती है आपको लगेगा कि उसकी क्या सेंस बनती है, बट उन लोगों के लिए उस चीज की बिल्कुल सेंस बनती होगी, तभी वो लोग उन चीजों को फॉलो करते थे। सो दे ऑल्सो वर्शिप ट्रीज। जैसे उसमें पिक्चर में जिसमें डीटी दिखाया गया है उसमें ऐसा दिखाते हैं कि वो पीपल का पेड़ होता है उसके बीच में कहीं है। सो दैट शोज कि उस समय कल्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था। सो एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कौन सा है, यूनिकॉर्न, जिसके ऊपर आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बच्चों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूनिकॉर्न के ऊपर आते रहते हैं। सो एमुलेट्स मतलब जैसे हम लोग तावीज वगैरह बोलते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा दिखे हैं। सो दैट मीन्स वो सुपरस्टिशियस भी कहीं ना कहीं होंगे वो, इसलिए वो डिजीजेस से, क्योंकि होता क्या है, सुपरस्टिशन वहीं आता है जहां पे आपके पास लॉजिक खत्म हो जाता है। जहां आपके पास लॉजिक नहीं है, आप लॉजिक से इन चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे हो, तो आप यू विल ऑलवेज कम विद सब सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा रो रहा है, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड मतलब माइंड सेट है ना, इफ यू आर समवन फ्रॉम दैट माइंड सेट कि हाँ वो रो रहा है, हो सकता है उसको गैस का प्रॉब्लम हो गया, उसे कॉलिक का कुछ हो, तो ये सब चीजें अगर आप सोच रहे हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज बड़े लोग बोलते हैं कि उसे नजर लग गई है, ये हो गया है, तो वो सुपरस्टिशन वाला चीज आ जाता है। सो दैट्स अप टू यू व्हाट यू कंसीडर टू बी सुपरस्टिशन। उसका फेथ हो सकता है, उनका फेथ तुम्हारे लिए सुपरस्टिशन हो सकता है। तो
ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बहस नहीं करना चाहिए, बट हाँ उस समय एम्बुलेंस मिलते थे एंड पीपल यूज टू यूज देम मे बी जस्ट बिकॉज टू लाइक डील विद सम सॉर्ट ऑफ डिजीजेस के ऐसे डिजीजेस हमें ना हो, क्योंकि उस समय इलाज तो इतना होता नहीं था। तो अगर किसी को नॉर्मल डिजीज भी हो गया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि वो शायद नहीं बच पाते हो। और अगर हम वेट की बात करें कि जो ये ट्रेड वगैरह चल रहा था, तो ये ट्रेड में वेट कैसे करते होंगे वो लोग, क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया बार्टर सिस्टम, बार्टर भी कैसे होता होगा? ऐसा तो होगा नहीं सोने के बदले में कोई भी आपको सोने के बदले में टमाटर दे देगा, वो तो नहीं होता होगा। इतनी सेंसिबिलिटी तो हर किसी में हर टाइम होती है, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट वेटेज के ऊपर वो चीजों का बार्टर होता होगा। तो वो वेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो वेट के लिए मल्टीपल ऑफ 16 यूज करते थे, ये आप याद रख सकते हो। Then comes pottery. Harappan pots were generally decorated with design of tree and circle. अब ट्री और सर्कल, सो फिर वही ट्री मतलब वही हमने पहले क्या बोला है कि वो वर्शिप किन्हें करते थे, प्लांट्स वगैरह को भी वर्शिप करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं हिंदू कल्चर में प्लांट्स को वर्शिप करते हैं। तो इसलिए ट्रीज आ गए जो उनके पोट्स पे वो ट्रीज वगैरह बनाते थे। फिर पैटर्न्स में उन्हें सर्कल्स था तो वो सर्कल्स बनाते थे। सो सील्स कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन विद पिक्चर ऑफ वन हॉर्न बुल, बफेलो, टाइगर, राइनासोर, गोट एंड एलिफेंट। अभी हमने जो वो डीटी की जो हमने इमेज के बारे में डिस्कस किया था, तो वही यहाँ पे कि सील्स में जो हमें मोस्टली मिलता है वो यही सब चीजें हमें मिलती है। सो ब्यूटीफुल मेटल इमेजेस, डांसिंग। अब देखो ये सारी चीजें तो हम सील्स वगैरह डिस्कस कर ली, फिर हमें कुछ और भी एलिमेंट्स मिलते हैं या कुछ और भी फिगर्स मिलती हैं, जैसे ये एक डांसिंग वुमेन की एक फिगर है। अब इन सब चीजों से होता क्या है, जो आर्ट वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये डांसिंग वुमेन का जो फिगर है या ये सब चीजें हैं, ये क्या दिखाते हैं कि उस समय के लोग भी कितने अच्छे से डिटेलिंग में जाते थे, कितने अच्छे से वो अपनी थॉट। अब जो आर्ट है ना वो बेसिकली हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी फीलिंग्स को सामने रख सकती है। इसीलिए आर्ट को हमेशा बोला जाता है कि हर किसी में कोई ना कोई आर्ट हमेशा होती है, एंड वी हैव टू एनकरेज दैट सो दैट कि हम लोग अपने एक्सप्रेशंस बाहर निकाल सके। आजकल क्या होता है कि हम अपने एक्सप्रेशंस ही किसी को नहीं बता सकते, एक्सप्रेशन जो भी हमारे माइंड में है, तो इसलिए आर्ट के ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम आर्ट की बात कर रहे हैं, सो वो डांसिंग वुमेन का जो एक स्टेचू मिलता है ब्रॉन्ज में बना हुआ, वो एक ब्यूटीफुल मेटल इमेज हमें दिखाता है। और भी बहुत सारे फायर बेक्ड अर्दन क्ले के हमें फिगर्स मिलते हैं जिन्हें कि टेराकोटा का बोलते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में। पोस्ट अर्बन हरप्पन सेटलमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड इन स्वैथ वैली, हियर एग्रीकल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग वाज प्रैक्टिस्ड। अभी तक हमने देख लिया मैच्योर स्टेट के बारे में, फिर हमने ये देख लिया कि उसमें क्या क्या मिला। अब अगर हम पोस्ट अर्बन हरप्पन टाइम की बात करेंगे, जहां पे वो अर्बन जो सेटलमेंट था वो डिक्लाइन में आ गया था, जैसे मैंने आपको बोला प्री और पोस्ट, तो वो पोस्ट में हमें स्वैथ वैली में वो बेसिकली मिलता है जहां पे एग्रीकल्चर और कैटल ब्रीडिंग प्रैक्टिस किया जाता था। तो इन पूरी की पूरी चीजों में हमने क्या समझा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन की हम अगर बात करें वो मैच्योर स्टेट में था, जिसके बारे में हम सब डिस्कस करते हैं, पर हम पोस्ट और प्री के बारे में बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को सिर्फ तुम्हारी सक्सेस से मतलब है, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की है। जब वो स्ट्रगल से तुम्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, हर कोई तुम्हारी प्रेस करने लग जाता है। जो इंसान वो स्ट्रगल वाले पीरियड में कभी कोई देखता भी नहीं था, वही कल को उससे अपनी रिश्तेदारियां निकालनी शुरू कर देता है। सो दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट इज हाउ सोसाइटी विल वर्क एंड सोसाइटी हैड वर्क। सो डोंट थिंक टू मच, जस्ट मूव फॉरवर्ड, स्टे फोकस एंड वर्क ऑन योर ड्रीम। अगर ड्रीम पूरा हो गया ना, तो आज अगर कोई तुम्हें बुरा भी बोल रहा है, कल को वो अच्छा बोलने लग जाएगा। सो डोंट थिंक टू मच, जस्ट मूव फॉरवर्ड, जस्ट बी फोकस्ड। सो दैट वाज इट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हरप्पन कल्चर and or bronze age. In the next chapter we will move forward with another topics, but before moving forward, please write summary of this whole video in the comment box below, and I will see it, I will revert back to it, and definitely I want to see how much you are gathering information out of this particular video. So I will see you all in the next video. Till then, bye bye guys.